नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम करेंगे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान जीके का एक तरह से मॉडल पेपर ही समझिए। इसमें राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, हर प्रकार के प्रश्न हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि इनमें से जो प्रश्न है वो एग्ज़ाम में आपको कई प्रश्न हूबहू वैसे के वैसे ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अरावली की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब जो ये अरावली पर्वतमाला की चोटियां दी गई है, इनमें कौन सा सही क्रम दिया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। तो इसमें ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जरगा 1431 मीटर, अचलगढ़ 1380 मीटर, कुंभलगढ़ 1224 मीटर और रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। इस प्रकार से ये क्रम बिल्कुल सही है। बाकी में कुछ न कुछ देखिए गड़बड़ दी गई है, क्योंकि जो चोटी पहले आनी चाहिए वो बाद में दी गई है और बाद में आनी चाहिए वो पहले दी गई है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, उदयपुर क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर, गिरवा, भोराट या फिर सांगलिया। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। उदयपुर क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ वो गिरवा कहलाती हैं। भाकर तो ये सिरोही में स्थित है, भोरट का एक पठार है। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर है वो माना जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, ईएडी जलवायु निम्नलिखित में से पाई जाती है। तो किन जिलों में पाई जाती है ईएडी जलवायु? जो कूट दिया गया है ये पाई जाता है बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है? चंबल, लूणी, बनास या फिर माही। तो देखिए जो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है कुंभलगढ़ राजसमंद से, वह नदी है ऑप्शन नंबर 3 बनास नदी। जो ये कुंभलगढ़ राजसमंद यानी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, बनास, चंबल, सीप आदि नदियों का त्रिवेणी संगम है वो किस स्थान पर होता है? देखिए विकल्प में दिए गए देवधाम, बेणेश्वर, रामेश्वर और राजमहल। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 ये रामेश्वरम में होता है। बनास, चंबल और सीप नदियों का त्रिवेणी संगम और कौन कौन से होते हैं? जो बेणेश्वर दिया गया है यहाँ पर कौन सी नदियों का होता है? तो सोम, माही, जाखम का बेणेश्वर में होता है, कई बार एग्जाम में आता है। इसके अलावा देवधाम में बनास, बांडी और मासी नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। और राजमहल टोंक में बनास, खारी और डाई नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। तो सभी ऑप्शन है त्रिवेणी संगम से संबंधित दिए गए, सभी को ध्यान में रखने की, याद रखने की कोशिश कीजिए। आगे देखते हैं, वर्तमान में राजस्थान में बाघ संरक्षण हेतु 4 टाइगर रिजर्व हैं, उनमें से शामिल कौन सा नहीं है? तो देखिए अभी जो वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 4 है, जिसमें नवीनतम कौन सा था? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में बनाया गया। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा कि इनमें से 4 टाइगर रिजर्व में से कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए जो कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है ये प्रस्तावित है, ये अभी वर्तमान में पूछा गया है कि वर्तमान में कौन सा नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जो कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है वो अभी बना नहीं है, वो प्रस्तावित है। बाकी देखिए रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का, रामगढ़ विषधारी है और इसके अलावा एक मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व भी है। तो इस हिसाब से ये कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। आगे देखते हैं, राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है? देखिए राजस्थान में कितने कृषि जलवायु खंड है? 10 से कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, उनमें बांटा गया। उन सभी से संबंधित हर बार हर एग्जाम में प्रश्न आता है। तो अब देखिए इनमें से सबसे बड़ा और छोटा तो सभी को पता होना चाहिए कौन सा इनमें से। देखिए अति शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी मैदानी, दक्षिणी पूर्वी, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। इन 4 ऑप्शन में से उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इसमें एक एक्स्ट्रा और जुड़ गया, तो आप इनमें से बताने की कोशिश कीजिए कि इनमें से कौन सा छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो देखिए जो दक्षिणी मैदानी आर्द्र क्षेत्र है, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र ये सबसे छोटा है। दक्षिणी जो आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र कहा जाता है इसे, ये सबसे छोटा है। और बड़ा है अति शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र है, वो सबसे बड़ा है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो जो ऊपर का दिया गया है अति शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र ये सबसे बड़ा है। दक्षिणी मैदानी जो क्षेत्र है ये देखिए इसमें कौन कौन से जिले शामिल होते हैं, क्योंकि कई बार जिले भी पूछे जाते हैं। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर की तहसीलें आती है। कौन कौन सी? खेरवाड़ा, ऋषभदेव, सलूम्बर और सराड़ा तहसीलें।
उदयपुर की कुछ तहसीलें भी इसमें लगती हैं, तो आपको ये जिले भी ध्यान में रखने हैं। और जो बड़ा है अति शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र, उसमें अगर जिले पूछे जाते हैं तो आप प्रमुख रूप से जैसलमेर, बीकानेर और चूरू 3 जिले याद रखने हैं। चूरू जिले की भी आपको तहसीलें ध्यान में रखनी है, रतनगढ़, सुजानगढ़ और सरदार शहर तहसील है वो अति शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं। और इनके देखिए मुख्यालय भी पूछे जा सकते हैं। तो छोटा जो सबसे छोटा है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, इसका अगर मुख्यालय पूछा जाता है तो बांसवाड़ा। और जो ये बड़ा है अति शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र, इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो बीछवाल बीकानेर में स्थित है। तो हर तरह से प्रश्न है वो बना करके याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस टॉपिक में से प्रश्न इसी तरह से पूछा जाएगा, कृषि जलवायु से संबंधित। आगे देखते हैं, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी की स्थापना जोधपुर में कब की गई थी? 1959, 1970, 1974 और 1978 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1959 में की गई थी। कहाँ पर? जो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? जोधपुर में। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को के सहयोग से स्थापित की गई थी। और इसके जो 5 उपकेंद्र हैं, जो हम कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, उनको खास तौर पे आपको ध्यान में रखना है। कहाँ कहाँ पर है? बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज और लद्दाख में जो इसके 5 उपकेंद्र हैं, विशेष तौर पे इनसे संबंधित प्रश्न वो पूछा जा सकता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? अब बताइए, इनमें से गाय की नस्ल कौन सी नहीं है? कांकरेज, राठी, मालवी और बदावरी। तो इसका जो सी आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो ये बदावरी नस्ल है ये भैंस से संबंधित है। बाकी देखिए कांकरेज, राठी और मालवी तीनों ही गाय की नस्लें हैं। राठी को तो राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। आगे, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना सन 1987 में कहाँ पर की गई थी? अब देखिए यहाँ पर ऊन विकास बोर्ड की पूछी गई है, और एक बार सेकंड ग्रेड में भी ये प्रश्न है वो आया हुआ है। तो देखिए बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, फतेहपुर में से कहाँ पर की गई थी? ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जोधपुर में। अब देखिए बीकानेर और जोधपुर में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो अगर ऊन विकास बोर्ड पूछा जाता है तो आपको जोधपुर करना है। इसके अलावा बीकानेर में देखिए एशिया में जो ऊन की सबसे बड़ी मंडी है वो बीकानेर में स्थित है। इसके अलावा ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला है वो भी बीकानेर में स्थित है। उसकी स्थापना 1956 में की गई थी। तो ये बीकानेर में जो स्थित है ऊन की सबसे बड़ी मंडी और ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, ये दोनों बीकानेर में, और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है वो जोधपुर में। आगे, राजस्थान का ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है? विकल्प में देखिए 928, 892, 874 और 888। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 892। जो राजस्थान का ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है वो है 892। और शहरी अगर पूछा जाता है तो वो है 874। और आजकल तो प्रश्न पत्रों में इससे संबंधित खूब प्रश्न आ रहे हैं। जो ग्रामीण और शहरी में कंफ्यूज नहीं होना, इनको ध्यान से देखना है। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है वो देखिए 892 है। और जो राजस्थान का जो ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है वो देखिए 892, और शहरी अगर पूछा जाता है तो वो है 874। इसके अलावा देखिए कुल शिशु लिंगानुपात 888 है, और राजस्थान का कुल लिंगानुपात अगर पूछा जाता है तो वो 928 है। चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? झुंझुनू, प्रतापगढ़, कोटा और जालौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो प्रतापगढ़ है यहाँ पर न्यूनतम पुरुष साक्षरता पाई जाती है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता अगर पूछी जाती है तो वो झुंझुनू में। और कुल साक्षरता में अगर पूछी जाती है तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला देखिए कोटा दे रखा है, न्यूनतम साक्षरता वाला जालौर दे रखा है। कोटा की 76.6 और जालौर की 54.9% साक्षरता है वो पाई जाती है। नेक्स्ट है 25 अप्रैल 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान की 5वीं अनुसूची के विस्तार को मंजूरी दी। अब राज्य के कौन से जिले पूर्णतः अनुसूचित जिले बन गए? देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये करंट से संबंधित ही समझिए इसे, है 2018 से संबंधित, लेकिन एग्जाम में पूछे जाने लायक है कि अनुसूचित जाति और जनजाति टॉपिक से प्रश्न आना निश्चित रूप से है। और सेकंड ग्रेड में तो ये नया टॉपिक जुड़ा जिससे हो सकता है कि प्रश्न पूछा जाएगा। तो इनमें से आपको बताना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान की 5वीं अनुसूची के विस्तार देने के बाद कौन कौन से जिले वो पूर्णतः अनुसूचित जिले बन गए? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ ये सभी बना दिए गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सहरिया जनजाति की कुल देवी है?
ऑप्शन में देखिए जीण माता, बाण माता, कोड़िया देवी और ब्राह्मणी माता। तो सहरिया जनजाति की जो कुल देवी है वो है कोड़िया देवी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना उदयपुर में कब की गई थी? 1965 उदयपुर में, 1964 में, 1964 में या फिर 1966 में? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध प्रशिक्षण संस्थान, तो इसकी देखिए स्थापना की गई थी 1964 उदयपुर में, यानी सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, राजस्थान में सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? गोटन नागौर, खारिया खंगार जोधपुर, मांगरोल चित्तौड़ या फिर भोपाल सागर चित्तौड़ में? तो इसका जो सही आंसर है वो सबसे बड़ा पूछा गया तो खारिया खंगार जोधपुर माना जाएगा, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। अगर प्रथम पूछा जाता है कि सफ़ेद सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो सही आंसर होता गोटन नागौर में 1984 में। तो दोनों याद रखने की कोशिश कीजिए। प्रथम कारखाना तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है आपसे बड़ा पूछा जाए तो खारिया खंगार याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का वर्तमान में पर्यटन संभाग नहीं है? जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर। देखिए जो राजस्थान में पर्यटन संभाग है वर्तमान में वो है 4 संभाग हैं पर्यटन से संबंधित। तो इनमें से आपको बताना है कि 4 में से कौन सा नहीं है, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भरतपुर। देखिए इसकी जगह अगर कोटा होता तो सही हो जाता, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा, ये 4 संभाग आपको याद रखने हैं। भरतपुर इसमें नहीं है, इसमें कोटा संभाग है। देखते हैं नेक्स्ट है, आदिवरा तथा प्रभास नामक उपाधियां किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने धारण की थी? नागभट्ट प्रथम, द्वितीय, मिहिरभोज प्रथम या फिर वत्सराज प्रथम के द्वारा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मिहिरभोज ने ही ये आदिवरा और प्रभास नामक उपाधियां धारण की थी। इसको देखिए ग्वालियर अभिलेख में आदिवरा कहा जाता है और दौलतपुर अभिलेख में प्रभास कहा जाता है। अगर ज़्यादा ही डीप अगर प्रश्न बनता है तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख में कौन सी उपाधि है। आगे देखिए, किस चौहान शासक की उपाधि खुर रंजोदकार थी? ऑप्शन में दिए गए सिंहराज, विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ और गोविंदराज तृतीय। अभी देखिए हाल ही में जो एग्जाम हुआ है उसमें चौहान शासकों से संबंधित ऐसा ही एक प्रश्न आया था जिसमें गोविंदराज तृतीय की उपाधि पूछी गई थी वेरीगढ़। जो स्कूल व्याख्याता एग्जाम हुआ है तो उसमें देखिए अजय राज, अरुणराज, विग्रहराज चतुर्थ इनसे संबंधित प्रश्न आते रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज होने लगा है, ऐसे प्रश्न भी आने लगे हैं। तो देखिए ये जो खुर रंजोदकर की उपाधि थी वो धारण की थी विग्रहराज द्वितीय ने। ये देखिए चतुर्थ नहीं है, ध्यान में रखना, विग्रहराज द्वितीय ने ये खुर रंजोदकार की उपाधि वो धारण की थी और गोविंदराज तृतीय ने वेरीगढ़ की उपाधि वो धारण की थी, यानी शत्रु का संहारक। नेक्स्ट है, मेवाड़ की किस शासक के समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का नागदा पर आक्रमण हुआ था? ऑप्शन है जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह या फिर रतन सिंह। तो ये इल्तुतमिश का जो नागदा पर आक्रमण था उसमें शासक था जैत्र सिंह, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। और इसे देखिए भूताला युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। जब इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण किया और नागदा को क्षति पहुंचाई थी तो उसके बाद में जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी नागदा से हटा करके चित्तौड़ स्थानांतरित कर दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, मुंशी देवी प्रसाद ने किस राजपूत शासक को राजपूताने का करण कहा था? राजसिंह, रायसिंह, चंद्रसेन या फिर मानसिंह? तो देखिए ये उपाधि दी गई थी मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा रायसिंह को, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब अकाल पड़ा था तो अकाल के समय इन्होंने काफ़ी राहत कार्य जीव जंतुओं के लिए करवाए गए थे, इसलिए मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपूताने का करण की संज्ञा दी थी। आइए देखिए 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे ने राजस्थान में दोबारा प्रवेश किस रियासत से किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसलमेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा या फिर सीकर से? तो इसका जो सही आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बांसवाड़ा से प्रवेश किया था 11 दिसंबर 1858 के लगभग। तो ये तिथि भी याद रखने की कोशिश कीजिए, अगर याद रहती है तो ज़्यादातर चांस यही बनेगा कि अगर पूछा जाता है तो इसी प्रकार से प्रश्न बनेगा कि तात्या टोपे ने राजस्थान में दोबारा जो प्रवेश किया था वो कहाँ से किया था? तो बांसवाड़ा रियासत से 11 दिसंबर 1858 को। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए 1857 की क्रांति में जो राजपूत शासक थे रियासतों से संबंधित, उनसे संबंधित ये प्रश्न है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सवाई राम सिंह द्वितीय, वो जयपुर से,
और महाराजा विनय सिंह अलवर, महाराजा अर्जुन पाल है वो करौली दे रखा है, और महारावल उदय सिंह डूंगरपुर। तो देखिए विकल्प नंबर 3 में जो करौली के शासक वो मदन पाल थे और यहाँ पर अर्जुन पाल दिया गया, इसलिए असत्य विकल्प हो जाएगा 3 नंबर, और यही इसका सही उत्तर माना जाएगा। आगे मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना वो कब की गई थी? विकल्प में दे रखे 1933 में, 2 बार हो गया 1933, 1946 में, 1952 में। तो देखिए दोनों ही विकल्प इसके सही माने जाएंगे। 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा की वो स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है सन 1934 में स्थापित जोधपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और देखिए जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना दे रखी है सन 1934 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे इसके बारे में पूछा गया है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? भंवरलाल सराफ को बनाया गया था, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 5 अप्रैल 1931 को किस प्रजामंडल के द्वारा मोतीलाल दिवस मनाया गया था? जैसलमेर प्रजामंडल के द्वारा, जोधपुर, जयपुर या फिर बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा? तो इसका जो सही आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मोतीलाल दिवस है वो कब बनाया गया था? 5 अप्रैल 1931 को, और जयपुर प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया था। और इसमें शामिल होने वाले जो सदस्य थे, खादी भंडार के कार्यकर्ता थे, उनमें से कौन कौन थे? गुलाब चंद चौधरी, कुंदन लाल, किशोर सिंह है, ये इनको कैद कर लिया गया था और इसका विरोध किया गया था। तो 5 अप्रैल 1931 को मोतीलाल दिवस का संबंध है प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल आंदोलन से। आगे देखते हैं, मेरी इच्छा तो मेरे पूर्वजों ने निश्चित कर दी थी, यदि वे थोड़े भी डगमगाए होते तो वे हमारे लिए हैदराबाद जितनी ही रियासत छोड़ जाते। उन्होंने ऐसा नहीं किया, और ना मैं करूँगा तो मैं हिंदुस्तान के साथ हूँ। अब बताइए राजस्थान के एकीकरण के संबंध में ये कथन किसका है? भूपाल सिंह का, उदयभान सिंह, हनुमंत सिंह और सरदार सिंह। तो इसका सही आंसर माना जाएगा भूपाल सिंह का ये कथन है। और ये कथन कब का है? जब जोधपुर के जो महाराजा थे हनुमंत सिंह, उन्होंने महाराणा भूपाल सिंह को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए एक पत्र लिखा था, और उस पत्र का जवाब देते हुए भूपाल सिंह ने ये बात कही थी कि मेरी इच्छा तो मेरे पूर्वजों ने ही निश्चित कर दी थी। ये जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दी गई हैं, और हो सकता है एग्जाम में पूछी जाए, तो इसका भी थोड़ा ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट है, देखते हैं। सन 1930 में स्थापित राष्ट्रीय महिला समिति के संस्थापक इनमें से कौन थे? इंदुमती गोयनका, नारायणी देवी, शांता त्रिवेदी और हरिबाऊ उपाध्याय। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है इंदुमती गोयनका, और इसकी स्थापना की थी सन 1930 में जोधपुर में। इसके अलावा देखिए नारायणी देवी से संबंधित एक समिति है महिला आश्रम, जिसकी स्थापना हुई थी भीलवाड़ा में। शांता त्रिवेदी ने राजस्थान महिला परिषद की स्थापना संस्थापक थी, और उसकी स्थापना की गई थी उदयपुर में। हरिबाऊ उपाध्याय के द्वारा महिला शिक्षा सदन की स्थापना की गई थी अजमेर में। तो ये सभी चारों इंपॉर्टेंट हैं, इसका ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए, और सभी को प्रमुखतः याद रखिए, क्योंकि लगता है हो सकता है इसमें से प्रश्न है वो निश्चित रूप से बनेगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति है वो की जाती है? ऑप्शन में दिए गए अनुच्छेद 153, 154, 155 और 157। देखिए सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और 153 में क्या होता है? राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, राज्यपाल का पद हो गया। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां हैं, और 156 में उसका कार्यकाल हो जाएगा। 157 में राज्यपाल की योग्यता से संबंधित है ये अनुच्छेद 157। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्यपाल के समय राष्ट्रपति शासन लगाया भी गया था और उनके कार्यकाल में ही राष्ट्रपति शासन वो हटाया गया? ऑप्शन में रघुकुल तिलक, संपूर्णानंद, चेन्ना रेड्डी और मदन लाल खुराना। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये जो स्पेशल एजुकेशन वाला एग्जाम हुआ था 2nd ग्रेड का, उसी में से मैंने ये लिया। हो सकता है आपका रिपीट हो जाए दोबारा से, और महत्वपूर्ण लगा इसलिए इस टेस्ट सीरीज में इसमें शामिल कर लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रघुकुल तिलक। ये आरपीएससी के द्वारा ही पूछा गया प्रश्न है। जो रघुकुल तिलक थे उसके समय राष्ट्रपति शासन लगा था और हटाया भी गया, तो ऐसे राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और एक कमेंट निश्चित रूप से सभी करेंगे, कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम ऐसे वीडियो आगे बनाते रहें, ऐसे प्रश्न शामिल करते रहें जिनसे आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, अच्छे से अच्छा मैटर मिले। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सभी प्रश्न इस प्रकार से बनाए जाएंगे कि उनमें से काफ़ी प्रश्न हूबहू एग्जाम में आए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।